जितने भाषण माननीय सदस्यों ने दिए, मैं ये नहीं समझ पाया कि कौन सी लाइन में आप जिस बात का विरोध कर रहे हैं वो इस बिल में जो केंद्र ने पेश किया उसमें लिखा हुआ है। कृपा करके आप में से कोई भी वो लाइन पर मार्क कर दें कि इस लाइन से ये अर्थ निकल रहा है जिसमें अंबानी और अडानी आ रहा है। मैं नहीं समझ पाया कि क्या मतलब हमारे दिल और दिमाग पर केवल जो पब्लिकली भाषणों में आता है उसी को यहाँ आधार बना के मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ। मैं जब से राजनीति में आया हूँ मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि केवल और केवल एक हिंदुस्तान में एक किसान है जो बाज़ार में नीलाम होता है 70 साल की आज़ादी के बाद। ये बटन बनाने वाला अपनी बटन की कीमत तय करता है, पेन बनाने वाला पेन की कीमत करता है, साबुन बनाने वाला साबुन की कीमत तय करता है, जूते बनाने वाला जूते की कीमत तय करता है। हर आदमी हिंदुस्तान में अपने द्वारा बनाए हुए सामान की कीमत तय करता है। लेकिन भगवान के लिए जिसको अन्नदाता कहकर सम्मानित करते हैं वो अन्नदाता 70 साल के बाद भी आपके मेरे सबके इस लोकतंत्र में रहने के बाद 15-16 सरकारें बनाने के बाद भी बाज़ार में नीलाम हो रहा था कि नहीं हो रहा था। ये देश के प्रधानमंत्री को पहली बार इस बात के लिए कारण क्या है कि जब नीलामी का वहाँ ढेर लगा है ना तो ढेर में जो बोली बोलती वही है। वो घर से सोच के जाता है क्या कि मुझे घर से वापस लौटूंगा तो इस ट्रक का या मेरी इस गाड़ी का जो सामान उतरेगा उसकी कीमत कितनी होगी। मैं सोचता हूँ कि इसको केवल यूँ हिलाने से नहीं चलेगा। मैं आपसे अध्यक्ष जी विनम्र निवेदन करता हूँ, ये जो कानून बनाया ना वो कोई मोदी जी ने एक दिन में सपना नहीं आया कि उन्होंने आते ही कानून बना दिया। दुर्भाग्य हमारा और देश का कि देश के नेताओं ने जब से लेकर के इसके बारे में सोचना शुरू किया तब से लेकर के आज दिन इसकी जो दुर्गति आप लोगों के कारण से बनी रही। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ कि 18 नवंबर 2004 को स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ था। वो कार्यकाल किसका? मनमोहन सिंह जी का था कि नहीं था? 2006 के अक्टूबर में उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट दे दी। उस समय राज किसका था? मनमोहन सिंह जी का था या नहीं था? उसे लागू करना या नहीं लागू करना ये किनका काम था? 4 से लेकर 14 तक सरकार में रहने के बाद जिस मेरे हिसाब से मैं इस सदन में जब से मेंबर हूँ, चाहे सदन में पक्ष में रहा विपक्ष में रहा, जो भी बोला वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। अब आपने इस बिल को पढ़ा है जो केंद्र ने दिया है, उनमें यही सब बातें हैं कि नहीं? मैं आपको थोड़ा याद नहीं है तो याद दिलाता हूँ। पहला आपने देखा होगा ये जो आपका एमएसपी के उपार्जन का फायदा तत्काल मिल सके वर्तमान में भी पंजाब, मतलब जो पैसा वो जो सामान बेच के आता है मंडी में उसका उसे तुरंत पैसा मिल जाए, इसके बारे में व्यवस्था करने के लिए उनका सुझाव था। और उनका ये कहना है जो आज भी आप पता कर लेना, जो पंजाब में आपने बिल पास किया ना वहाँ आज भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा हुआ पैसा सरकार ने उस किसान के खाते में देने का अभी तक प्रोविज़न नहीं रखा है। पहले सरकार के खाते में आता है फिर उसके बाद में जाता है। पंजाब में किसानों के खाते में सीधा नहीं जाता। अनाज और व्यावसायिक फसलों पर अप्रत्यक्ष करों की प्रणाली को रिव्यू किया जाना चाहिए, यही रिव्यू किया, यही प्रस्ताव है। उसके बाद तीसरा है उनका अनिवार्य मंडी टैक्स। भगवान के लिए बिल को पढ़ो। मेरा पहले दिन भी जो मैंने कमिटमेंट किया था, मंत्री जी चाहे आप हो, आप 3 मंत्री तो बोले हो, मैं ईमानदारी से मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, पर किसी ने भी इसको पढ़ने की कोशिश नहीं की कि जिन बातों को लेकर के इस बिल की रचना की है वो आपके शासनकाल में 2004 से लेकर के प्रारंभ हुई, जो अब तक चल रही, जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यह है ना, अनिवार्य मंडी टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि मंडियों में उपलब्ध अधोसंरचना के इस्तेमाल पर सर्विस चार्ज लिया जाना चाहिए। ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी। एक राष्ट्रीय बाजार होना चाहिए, ये इस बिल में है कि नहीं है? ये तीनों जो केंद्र ने पेश किए। संविदा खेती के माध्यम से मार्केट लिंकेज स्थापित किए जाने चाहिए। ये संविदा खेती का
उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में है कि नहीं। मैं सोचता हूं कि किसानों के हित के लिए जिस शरद जोशी ने जिंदगी भर तक आंदोलन किया और श्वेतकारी संगठन के माध्यम से उसने इस बात को बराबर रखने का प्रयास किया, उसका जो भाव है वो मैं आपको पढ़ रहा हूँ। ये जो आपने किसान व्यापारियों के एकाधिकार पर निर्भर है एवं एपीएमसी एक्ट मतलब मंडी एक्ट, इसका मुख्य कारण है हम अपने किसानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए कर रहे हैं, जबकि यह मंडी सिस्टम की जंजीरों में बंधा हुआ है। ये उसकी रिपोर्ट है। उसकी रिपोर्ट को ध्यान में रख करके ये कानून जो है ना अभी बनाया, उसको ध्यान में रख के। शरद जोशी जी नहीं, अगर इजाजत मांग रहा हूँ ना, इजाजत मांग रहा हूँ। शरद जोशी जी, माननीय मंत्री जी पहले प्लीज, माननीय मंत्री जी बैठो एक मिनट। माननीय सदस्य ने हिल्ड नहीं किया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कुछ बात समझे ना प्लीज, मैंने आई सेड ना, आप प्लीज अंडरस्टैंड इट, डोंट। जब माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं हिल्ड नहीं किया है तो हम गलत परंपरा डालें। माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन प्लीज। अध्यक्ष महोदय, 9 अप्रैल 1905 को जो दिल्ली में एग्रीकल्चर मीट हुई, उस मीट में स्वयं देश के प्रधानमंत्री उपस्थित थे। उनका भाषण जो रिकॉर्ड पर है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। कृषि उत्पादों के लिए हमें पूरे देश को एक कॉमन तथा सिंगल मार्केट बनाना है, एक सिंगल मार्केट बनाना है। एक राष्ट्र एक मार्केट की बात जो इस बिल में है वो मनमोहन सिंह जी ने अपने भाषण में वहाँ उद्धृत किया था। अगर गलत हो तो जवाब के समय बता देना। उसके बाद आपने देखा होगा कि ये नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बना है 2006 में। इसकी सिफारिशें देखिए। कृषि उत्पादों को सभी अप्रत्यक्ष करों को हटाया जाए, क्योंकि कृषि उत्पादों पर टैक्स न केवल उपभोक्ताओं के लिए कीमत बढ़ाते हैं बल्कि किसानों को मिलने वाले मूल्यों को भी कम करते हैं। कृषि उत्पादों को पर टैक्स हटाने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्राइवेट मंडियां खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। आज़ादी के समय मंडियां आवश्यक थी, लेकिन मंडियों की कार्यप्रणाली पारदर्शी नहीं है। अंतरिम व्यापार संबंधी सभी बाधाओं को हटाना चाहिए। ये सारी रिकमेंडेशन उस अपना जो नेशनल कमीशन जो बना 2006 में उसकी है। संविदा खेती भारतीय खेती के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे प्राथमिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक होगा। उसके बाद ये यूपीए का आपकी सरकार के समय, यानी ये जो आपने जो यूपीए सरकार के समय, यूपीए सरकार ने 2007 में मॉडल एपीएमसी नियम तैयार किए थे एवं उन्हें राज्यों में लागू करने के लिए कहा, जिसमें निजी मंडियों की स्थापना, प्रत्यक्ष विपणन, संविदा खेती, एक स्थान पर एक मंडी शुल्क, एकीकृत व्यापार लाइसेंस, ई मार्केट शामिल है। संविदा खेती हेतु कांग्रेस शासनकाल में इन राज्यों में एमपीएमसी ये जो अधिनियम है मार्केटिंग वाला अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। मेरी बात का जवाब देना, हरियाणा में ये 2007 में लागू किया कि नहीं किया, कर्नाटक में 2003 में लागू हुआ कि नहीं हुआ, महाराष्ट्र में 2006 में लागू हुआ कि नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में 2003 में लागू हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे हिंदुस्तान में जिन राज्यों में आपकी सरकारें थी, ऐसे 19 राज्यों में ये आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर दी थी। पंजाब विधानसभा का जो आपका घोषणा पत्र है, जो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने इस कानून के खिलाफ अपने यहाँ जो उन्होंने पास किया, जो आप जैसे करने जा रहे हैं वैसे उन्होंने भी कर लिया। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 कांग्रेस के घोषणा पत्र, मैं इसमें सब नहीं पढ़ रहा हूँ, ये जो आपका मंडी एक्ट को अपडेट किया जाएगा ताकि किसानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की उपलब्धता मिल सके, और भी रिकमेंडेशन है। उसके बाद ये आपका कांग्रेस का घोषणा पत्र, इस कांग्रेस का घोषणा पत्र अभी लोकसभा के पहले था, और इस घोषणा पत्र के अंदर पेज नंबर 17 पृष्ठ 17 पर जो लिखा है,
क्रम संख्या 11 पर और 21 पर उसको पढ़ता हूँ। क्रम संख्या 11 में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। यह कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र। 21 पर क्या लिखा है आपका पैरा में? यह है कि कमोडिटी एक्ट पर चर्चा हुई, हमारे मित्रों ने विरोध भी किया। बिंदु क्रमांक 21 पर लिखा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को बदलकर आज की जरूरतों के संदर्भ में लिया जाएगा। विशेष आपात परिस्थितियों में इसे लागू रखा जा सकेगा, जो इसमें केंद्र के कानून में लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से उसकी लाइन को पढ़ करके और उसके अंदर आप लाइनिंग लगा करके बताओ कि हम इस चीज का विरोध इस कारण से इन शब्दों से कर रहे, समझ में आ सकता है। इसी में लिखा आपका मंडी समिति के अधिनियम में संशोधन, ताकि कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे हुए प्रतिबंध को समाप्त किया जा सके। आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसी में बनाऊं, यह आपका ही घोषणा पत्र है। आवश्यक वस्तु अधिनियम इसी एक्ट को खत्म करेंगे। ये आपका ही है ना घोषणा पत्र, 19 का ही है ना। चुनाव के दिनों में अपने को वोट प्राप्त करने की खेती के लिए अलग तरह का चश्मा चढ़ाते हैं और बाद में उतार करके बातें करना शुरू कर देते हैं। 15 जून मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने जो आपने कहा ना अचानक कर दिया, अचानक नहीं किया। एक लंबे अध्ययन के बाद, सब लोगों की राय के बाद उन्होंने इस कानून को बनाकर उस किसान को अपने पैरों पर मजबूती से एक इंसान के नाते खड़ा करने का प्रयत्न किया। 15 जून 2019 को नीति आयोग की 5वीं गवर्निंग काउंसिल की कृषि संबंधी सुधार के कार्यों के बारे में चर्चा में एक निर्णय लिया और एक कमेटी का गठन किया। और समिति के सदस्य हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, अरुणाचल के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के कमलनाथ मुख्यमंत्री, बाद में जो पंजाब के मुख्यमंत्री उनको भी उसमें सम्मिलित किया, कृषि मंत्री उसमें सम्मिलित है और सदस्य नीति आयोग उसमें सम्मिलित है। इन सब लोगों की कमेटी जो बनी, उस कमेटी ने जो सुझाव दिए, मैं आपको इसलिए पढ़ रहा हूँ ना, आप जो कह रहे हो ना कि अचानक रात को कोई सपना आया और उन्होंने अडानी और अंबानी दिख गया, क्या इसके अलावा हिंदुस्तान में कोई व्यापारी है ही नहीं? एक ही ये इस बिल में नाम लिखा हुआ था अडानी का, अंबानी का, केवल हमारे नेता ने बोल दिया, हमने बोल दिया। अरे भले आदमी, कम से कम वो बोलो जो कुछ हो। इसमें सुझाव दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको हर चीज़ के अपने तथ्य दे रहा हूँ, आपको जो जवाब देना आप दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इस समिति का सुझाव था ये एपीएमसी एक्ट की अपनाना चाहिए मॉडल। मंडी यार्ड की सीमा के भीतर एपीएमसी की शक्तियों को सीमित करना चाहिए। पूरे राज्य में मंडी की एकल बुंदियों लेवी होनी चाहिए। कृषि के लिए संविदा खेती और सेवा संविदा पर प्रावधान करने के लिए विधान बना जी। इसमें भी लिखा संविदा खेती अधिनियम की सेवाओं को शामिल किया जाए। इसी एक्ट में केवल असाधारण परिस्थिति में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए प्रावधान रखना चाहिए। ये आपका कब बना? 19 में। और उसमें आपके कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब का अमरेंद्र सिंह जी उसमें मंत्री हैं, उन सब की उपस्थिति में बना। मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो कानून बना है ना, इन सब बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए कि वास्तव में प्रारंभ से लेकर के जिन सरकार ने जब जब भी इसमें कुछ हुआ, इन सब सुधारों को करने के लिए क्या, इसलिए ये तीनों एक्ट लेकर के केंद्र में आए। अभी आपने इसमें काम बदला क्या किया है? लगभग वही है। कृषि का उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश, ये केंद्र का है। आपने क्या किया? इसमें राजस्थान संशोधन विधेयक कर दिया है, वही है ना, उसकी मंशा तो वही है। उस मंशा में आपने कुछ बदल करने क्या, मैं आगे आपको बताऊंगा। अध्यादेश में लागू हो जाने के किसानों के लिए एक सुगम और मुक्त माहौल तैयार हो सकेगा, जिससे उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आज़ादी होगी। ये इसमें है कि आप चाहो जो खरीदो, चाहो जहाँ बेचो, इसका है। अध्यादेश में राज्य के भीतर और बाहर दोनों ही जगह पर ऐसे बाजारों को बाहर
कि कृषि उत्पादों का उन्मुक्त व्यापार सुगम हो जाएगा, जो राज्यों के कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम के तहत अधिसूचित है। ये सारे बिंदु इन्होंने इसमें से डाला है। ये जो आपका दूसरा है वो भी लगभग आपने राजस्थान संशोधन करके इसमें जो आश्वासन और जो मूल्य संवर्धन के बारे में है उस एक्ट में भी आपने केवल संशोधन में इसको राजस्थान संशोधन विधेयक के नाम से रख के दिया, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट खेती का है। फिर आपका ये जो तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश, उसमें भी आपने आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 ये आपने इनकी तरफ से लेकर के आए। अब एक सवाल खड़ा किया कि ये केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। मैं सोचता हूँ हम सब कानून को थोड़ा बहुत तो जानते हैं। 3 प्रकार से जो स्टेट बना सकता है वो स्टेट बनाए, जो केंद्र बना सकती है वो केंद्र बनाए, और जो संवर्धित सूची में जिसमें केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है वही कानून है। अब ये जो आपका जो संघ बनाता केंद्र बनाता है इसकी प्रविष्टि 42 अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। मुझे ये बता दो कि मैं अपना माल गुजरात ले जाना चाहता हूँ, ये कानून आप राजस्थान वाले बना सकते हो क्या कि तुम हैदराबाद ले जाके बेच देना? इसका अधिकार है? इसका अधिकार जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में व्यापार करेंगे तो वो केंद्र के पर्यू में आता है और इसलिए बात करते हैं। और आपने देखा कि ये जो राज्य सूची है उसमें प्रविष्ट 14 कृषि, इसमें कोई दो राय नहीं, कृषि केवल राज्य का विषय है और कृषि पर जिस प्रकार का भी आपको कानून बनाना आपके अधिकार में है उसमें आपने प्रविष्टि 14 में है, 28 में है, 26 में है, इन सब में आपको अधिकार है। ये जो संवर्धित सूची का तीसरा भाग है इसमें आपको प्रविष्टि 33, इसमें खाद्य पदार्थों या जिनके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल है, पशुओं के चारे और उनके अंतर्गत खली और अन्य सारगत चारे हैं, इसका आपको केंद्र की सूची में है। कच्ची कपास चाहे वह छोटी हुई ओटी हुई हो या बिना ओटी हुई हो, और बिनोला ये उसके पर्यू में है। कच्चे जूट का व्यापार और वाणिज्य ये उनके पर्यू में संवर्धित सूची में। इसी तरह से 33 क में बाट और माप के संबंधित कानून बनाना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है। केंद्र ने उन्हीं अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए केंद्र के पास 7वीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्ट 42 पे अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य को रेगुलेट करने का अधिकार है। आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 301 इसमें आपने व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और समागम आबाद है। वर्ष 1961 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसला यानी एक आसाम की टी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम के बीच में हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 301 की व्याख्या करते हुए कहा था कि अनुच्छेद 301 में वस्तु का न केवल इंटरस्टेट व्यापार शामिल है बल्कि वस्तुओं का इंट्रास्टेट भी व्यापार इसमें सम्मिलित है, जो 301 में कवर होता है। उसी के तहत ये कानून बनाया। अतः केंद्र सरकार द्वारा कृषि की उपज को लेकर इंटरस्टेट तथा इंट्रास्टेट व्यापार के सभी बंधुओं को हटाने के लिए कृषि सुधार कानून पूर्णतः संवैधानिक केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है। फिर भी आपने पंजाब में जिस प्रकार का कानून पास किया, कृपा करके कोई यार गेहूं और आपने चावल ही क्यों किया जी? और ये आप जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदोगे, नहीं खरीदोगे तो आपको 3 साल की सजा होगी। अगर आप किसानों के हितैषी हो तो 22 चीज़ें जो आपने आइटम बना रखा है जिसमें समर्थन मूल्य घोषित हुआ है, अगर बहादुर हो तो राजस्थान में अपने यहाँ जितनी केंद्र खरीदती है वो तो खरीदती है। आप भी तो कृषि के सारे अधिकार आपके पास है ना, तो 50 साल तक आप लोग कानून नहीं बना सकते थे। आप ये समर्थन मूल्य बनाने के लिए केंद्र के पास क्यों जाते हो, जो कृषि आपका विषय है? तो फिर आपको केंद्र पर इंतजार क्यों करते हो आप कि वो आपको खरीदने का आदेश दें, उसके बाद आप खरीदो? क्यों? कुछ तो आप भी तो वजन उठा लो ना अपने अपने हिसाब से, ताकि थोड़ा बहुत तो कुछ कर सकें। फिर अध्यक्ष महोदय,
इस कानून में ये परिवर्तन क्या करना जा रहे हैं? एक तो ये धारा 6 में परिवर्तन कर रहे हैं। धारा 6 में क्या? कृषि उपज के व्यापार के लिए बाजार फीस और लेवी में छूट होगी। केंद्र का कानून ये कहता है कि मंडी के अलावा आप कहीं भी जहां भी कोई सामान, आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये मंडी को उन्होंने टच नहीं किया है कि मंडी में भी ये छूट लेनी पड़ेगी। आप बिना बात के बात में उलझ रहे हो कि आपने मंडी को डिफंड कर दिया, मंडी को डिफंड कर दिया। मंडी को कहाँ डिफंड किया? मंडी के खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं लिखा मंडी। तो आप क्या कर रहे हो? कृषि उपज के व्यापार के लिए व्यापारी और कॉरपोरेट समूह को राज्य सरकार द्वारा तय फीस, उपकर व प्रभार देना होगा जो कृषक कल्याण निधि में जमा होंगे। ये आपने बनाने का प्रयास किया। इसका मतलब मंडी के बाहर भी जो व्यापार होगा उस व्यापार को लगाकर आपने केंद्र के कानून को डिफंग करने का प्रयास किया है, जो आपकी पर्व्यू में नहीं आता है। आप गलत रास्ते से जा रहे हो और गलत रास्ते से जाने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। केवल अपने नेताओं को यह जरूर दिखा सकोगे कि हमने आपकी बात की पैरवी कर दी, बाकी कानून में आपको ये अधिकार। फिर आप धारा 8 में बदल रहे हो। धारा 8 में केंद्र ने क्या बदला? सुलह बोर्ड समझौते को अंतिम रूप देगा। 30 दिन के समझौते में समाधान नहीं होने पर उपखंड अधिकारी विवाद का निस्तारण करेगा और कलेक्टर 30 दिन के अंदर अपील का निर्णय करेगा। निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। आप क्या बदल रहे हो? राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत विवादों की समाधान की व्यवस्था। इसका मतलब सिविल कोर्ट के माध्यम से आप निपटाओगे। जो सिविल कोर्ट पहले तो पूरा बूढ़े हो जाते हैं ना, तब तक भी खेती के फैसले नहीं हो पाते, उस सिविल कोर्ट को आप देने का अधिकार कर रहे हो। आप इसी तरह से धारा 15 में बदल कर रहे हो। न्यायालय में दखल का अधिकार नहीं। केंद्र ने कहा कि इसमें कोर्ट किसी प्रकार का दखल नहीं देगी। जो भी एसडीओ और एसडीओ के ऊपर अपीलेट अथॉरिटी वो करेगी, या जो समझौता समिति बनेगी नीचे, जिसमें किसान के भी आदमी होंगे और जिसने खरीदने वाला उसके भी लोग रहेंगे, वो बैठ के अगर समझौता कर लेते हैं तो उनको मान लेंगे। आप क्या कर रहे हो? सिविल न्यायालय में विवाद तय करने का अधिकार देंगे। तो पहले से ही तो वहाँ दफ्तर में इतनी फाइलें लगी हुई है, और डालना चाहो इसके लिए कानून लेके आए। फिर आप धारा 19 में 3 साल के भीतर कानून लागू करने के कठिनाई पर केंद्र को राजपत्र के जरिए संशोधन का अधिकार होगा। उसकी जगह आप क्या कर रहे हो? कानून लागू करने की कठिनाई होने पर राज्य को राजपत्र के जरिए संशोधन करने का अधिकार होगा। ये आप इसमें से बदल कर रहे हो। और राज्य में ये नए प्रावधान आप और डाल रहे हो, वो 16 में डाल रहे हो। राज्य की कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 5 जून 20 के पहले की तरह लागू। इसका मतलब केंद्र के बने हुए कागज को रद्दी की टोकरी में फेंक दो। यही हुआ ना? मतलब सीधा का सीधा यही मतलब हुआ कि 5 जून के पहले जो स्थिति थी उस स्थिति को आप बहाल कर रहे हो। भगवान के लिए कम से कम कानून को ठीक तरह से समझ के केवल और इसी तरह से 16 कृषकों का उत्पीड़न करने पर फर्म के भागीदार या कंपनी के निदेशक को 3 से लेकर 7 वर्ष तक की सजा और 5 लाख रुपया जुर्माना, समय पर माल नहीं उठाने पर, समय का भुगतान नहीं करने पर उत्पीड़न माना जाएगा। अब आप सोच लो कि ये आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर इसको माल खरीदना जैसा आप कानून में ला रहे हो, तो अगर वो नहीं खरीदेगा तो अरे वो खरीदेगा ही नहीं, सजा किसको दोगे? माल वही पड़ा रहेगा ना किसान के पास ही। कैसे व्यापार होगा? कैसे उसकी चीज बिकेगी? ऐसे ऐसे प्रोविजन ग में ला रहे हो आप। 16 में राज्य सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। तो मर्जी हो जो फरमान जारी कर दो, खुला हमारे से आप ठप्पा लगवा दो और फिर बाद में जो चाहो जो बना डालो, अधिकार होगा। फिर 18 में राज्य सरकार को नियम बदलने का अधिकार होगा। हमारे से तो अंधे में छप्पी लगा रहे हो और बाद में जो चाहो सो करोगे, कर पाओगे क्या? इससे क्या होगा? आप सीधे के सीधे केंद्र और आपके कानून के बीच में टकराव लाने के लिए आपने ये रास्ता अख्तियार किया, जिस रास्ते में आप सफल नहीं होंगे। इसके कारण से आप एक तरह से इसका प्रभाव क्या होगा? यह सर्वविदित तथ्य है कि किसानों के हित को न देखते हुए केवल मंडी शुल्क वसूल करने वाले कड़े हुए नियमों के प्रतिस्पर्धा, उपज के परिवहन, पारदर्शिता
वांछित बिचौलियों वाली लंबी आपूर्ति श्रृंखला और सबसे महत्वपूर्ण बात भ्रष्टाचार की समस्या से संबंधित प्रत्येक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न किए जाएंगे। इससे किसानों की उपज का दाम नहीं मिलेगा। आप ये क्यों ला रहे हो? ये जितने भाषण दिए ना जोर जोर से, ये सब मंडी 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 दिमाग। अरे मंडी खत्म किसने की यार? मंडी तो आज भी सर्वे कर रही, कल भी सर्वे करेगा। इस कानून की लाइन में पढ़ करके निशान मार्क कर देना कि मंडी को इस कानून ने यहाँ प्रभावित किया। प्रभावित हो रहा है तो हमारे स्वयं के कारण से हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने मंडी शुल्क इतना रख लिया है ना। मंडी शुल्क हिंदुस्तान में 2% से लेकर के 8.5% है। अब ये 8.5% किससे वसूल होता है? कोई व्यापारी देता है? आप और हम सब इतने साल की जिंदगी निकाली है, बावड़ी उस किसान से ही वसूल होता है। उससे वसूल होने वाले पैसे को आप इसे करो। यह भी सर्वविदित है कि बाजार शुल्क, कमीशन शुल्क और अन्य निहित शुल्क अप्रत्यक्ष रूप से किसानों से वसूल किए जाते हैं। इस प्रकार किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मंडी शुल्क के अप्रवचन रोकने के लिए बहाने स्थान की मंडी तक सीमित करके खरीदारी को लाइसेंसदारी होने तक सीमित करके किसानों को विकल्प, मतलब एक तरह से आपका जो कानून था वो केवल और केवल मंडी में ही व्यापार होगा, इसके लिए था। इन्होंने मंडी से बाहर को व्यापार को निकाला। अब आप सब तर्क दे रहे हो इतने लोग बेकार हो जाएंगे, इतने लोग, कितने लाइसेंसी है भैया मंडी में? आप सारी मंडियों का हिसाब लगाओगे तो कहीं 500 होगा, कहीं 300 होगा, कहीं 200 होगा। तो क्या उस एरिया में, उस जिले में व्यापारी इतने ही रहते हैं क्या? आपका व्यापार करने के लिए आपको अनिवार्यतः मंडी में आना पड़ेगा, और जो मंडी के बाहर व्यापार करेगा उसके ऊपर कभी भी कोई भी बारात उतारेगा कि नहीं उतारेगा? जो नहीं उतरता है वो तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। पर जब ध्यान में आ जाता है और कोई इसका एक तरह से कानूनी प्राविधान करता है तो वो रोक सकता है आपको किसी भी तरह से। अब आप लोगों के मन में जो है ना, लगता है हम में से कोई भी खड़ा हो, प्रधानमंत्री ने कर दिया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे भी यहाँ 40 साल इस विधानसभा में 77 से आया हूँ, लेकिन मैंने कई बार देखा और कई बार मैं बोला हूँ। मैं आपसे विनम्रपूर्वक प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये देश के प्रधानमंत्री ने किसान के जीवन को बदलने के लिए जिस प्रकार का कमिटमेंट किया है ना, वो आज तक कभी देखने को नहीं मिला है। मैं केवल भाषण से नहीं कह रहा हूँ, मैं तथ्यों से कह रहा हूँ। आप लोगों ने UPA 1, उसका कार्यकाल था 4 से 9, उस समय पूरा 5 साल तक किसान का जो बजट में जो खर्चा था वो 29,504 करोड़ रुपया था पूरे 5 साल का। उसके बाद सेकंड कार्यकाल जो आपका फिर हुआ 9 से 14, उसमें 87,549 करोड़ का आपका बजट पेश हुआ। और NDA का जो पहला कार्यकाल था 5 साल का, उसमें 1,64,195, और उससे भी आगे बढ़िए। आँख को खोल रख करके चलो, केवल वोटों की खेती के पीछे भागोगे ना तो आपका और मेरा सौदा तो पड़ जाएगा, पर उस गरीब की लंगोटी 30 साल में नहीं हटी है ना, वो लंगोटी नहीं हटेगी, इसकी चिंता कर लेना। ये पहला प्रधानमंत्री है जो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ 19-20 के सालाना बजट में किसान के लिए 1,30,485 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 1,30,485 करोड़ रुपया। और ये जो दूसरा साल है ना, दूसरा साल 20-21 का, इस समय बजट जो रखा है वो 1,34,399 करोड़ रुपया। अगर उसके मन में किसान के प्रति हमदर्दी नहीं होती, उसके जीवन को देख करके उसमें सुधार करने की मंशा नहीं होती, तो क्या ये बजट रखता था? इस व्यक्ति ने प्रयास किया है, हम लोग उसको छींचा लेदर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि आपने ये जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी जो आपने पैकेज घोषित किया 20 लाख का, उसमें 1 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा कि नहीं रखा, और वो आज की तारीख में खर्च होना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। ये जो किसान सम्मान निधि, अरे पहले आप और हम कर्जा माफ़ करेंगे, कर्जा माफ़ करेंगे, दुकानें इसी से चलाते रहे इतने दिन तक। लेकिन इस आदमी ने जिस ढंग से है ना सीधा किसान के खाते में पैसे पहुंचाकर
इन बीच के बेईमानों को निकालने का अगर किसी ने प्रण किया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। पहले ये सारा पैसा जो आपने या मेरे ज़माने में बढ़ता था ना, आधे आधे लोगों की जेबों में जाता था कि नहीं जाता था। 500 रुपये की उस विधवा पेंशन को ठीक तरह से बंट नहीं पाती थी। इस व्यक्ति ने जिस प्रकार से जनधन के खाते खुलाकर, जनधन के खाते खुलाकर 10 करोड़ किसानों के खाते में अब तक 93,000 करोड़ रुपया, 93,000 करोड़ रुपया डाला है। 1-2 रुपया नहीं डाला है। आपने देखा होगा, अभी आपने देखा इस कोविड के समय में जब संकट आ गया था, किसान एकमात्र ऐसा व्यक्ति रहा जो देश की आमदनी को, जीडीपी को बनाने में बना रहा, और उसने जीडीपी को जिंदा रखने का काम अगर हिंदुस्तान में किसी ने किया ना, वो किसान ने किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस कोविड के अंतर्गत भी 9 करोड़ किसानों को 38,000 रुपया सीधा उनके खाते में और डाला। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री की घोषणा में ये जो एफपीओ बना रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, 10,000 बनाने की घोषणा नहीं की है। उस आदमी ने 6,850 करोड़ रुपया इसका सैंक्शन करके इसका काम प्रारंभ कर दिया है। आप और मैंने कई सालों तक इस फसल बीमा भाषण दे दे के थक गए थे। ये भला हो अटल बिहारी वाजपेयी का कि पहली बार आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो, 54 साल तक राज किया रे, अपनी लिस्ट उठा करके बताओ यार कि हमने ये किया नहीं किया, पता तो लगे यार क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। केवल बातें कह देने से चलेगा क्या? हमने 54 साल तक राज किया, आज कमी निकाल रहे ये नहीं है, ये नहीं है, तो दोषी कौन हो, आप हो या मैं हूँ? 6 साल का ये प्रधानमंत्री ये दोषी है या 54 साल तक सरकार चलाने वाली दोषी है? 10,000 एपीओ बनाने का काम किया। फसल बीमा केवल 4 साल में, मैं आंकड़े के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे गजट नहीं मार रहा हूँ, आंकड़े के साथ कह रहा हूँ। फसल बीमा योजना के तहत जो किसान ने पैसा जमा कराया वह 17,500 करोड़ रुपया जमा है, और उसके एवज में किसान को मिला कितना है? किसान को मिला है 77,000 करोड़ रुपया फसल बीमा का। फसल बीमा योजना को आप सबने भी मांग की, यहाँ पर कई भाषण हुए कि इसको स्वैच्छिक कर दिया जाए, अनिवार्य नहीं रखा जाए, तो वो फैसला भी प्रधानमंत्री जी ने कर दिया कि ये बीमा भी स्वैच्छिक है, अगर आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो। यानी ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने किसान रेल चलाई, और उसके कारण से ये जो जितनी भी सब्जियां है, फल है, जो नुकसान होने की चीज़ है उसको आप तुरंत ले जा सको, उसके लिए 2 ट्रेनें अभी प्रारंभ हो गई। अभी तो प्लेन भी चालू हो रहा है। संस्थागत ऋण, जिसके लिए आप बहुत बड़ी बातें करो ना, इतने सालों तक राज करने वाली पार्टी किसानों को ऋण देने की जो अंतिम सीमा आपने छोड़ी ना, वो 8 लाख करोड़ रुपए छोड़ी है, और इस देश के प्रधानमंत्री ने इसको बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपया किसान को कर्जा दे रहा है। कितने पर? 4% पर। कितने पर? 4% पर। फिर भी आपको समझ में नहीं आता, कुछ नहीं कर रहे हम तो बर्बाद करने पे ही लगे हुए हैं। पता नहीं आपको क्यों लगा। ये ना सोइल हेल्थ कार्ड, इस सोइल हेल्थ कार्ड के आधार पर उन्होंने हिंदुस्तान में 10,000 इसकी आपको वो जो लेबोरेटरी है वो तैयार की है, और अब तक 15 करोड़ किसानों को हेल्थ कार्ड जो है ना वो उपलब्ध करा दिया है। कुछ भी नहीं काम किया। इसी तरह से आपने देखा हो इस कोविड के समय में, वैश्विक महामारी में दौरान गेहूं को जो खरीद हुई है, वो केंद्र जो है ना पहले जितना था उससे 1.5 गुना केंद्र ज़्यादा खरीदने के केंद्र बनाए हैं। इसी तरह से दलहन और तिलहन के जो केंद्र स्थापित हैं वो पहले से 3 गुना ज़्यादा केंद्रों पर खरीद हुई है। बावजूद इस विश्व 390 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। विगत वर्ष के लगभग ये 15% अधिक है। इससे 75,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला है। लॉकडाउन के बाद कृषि गतिविधियों को पूरी तरह से रियायत किया है। ये आपको मैंने बताया था, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बना रहे हैं उसमें प्रत्येक जो मैदानी एरिया 300 उसके मेंबर होंगे, उनके लिए, उनके दफ्तर के लिए, उनके बाकी सामान के लिए, आदमी के लिए हर एक को 18-18 लाख रुपया दे करके खड़ा करें ताकि वो किसानों के अंदर उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। ये जो है ना प्रधानमंत्री सम्मान निधि,
ये आप तो नहीं कर सकते थे। इस व्यक्ति ने जिस प्रकार का प्रयत्न किया ना, उसको आपको जो अच्छा किया उसको मानना चाहिए। अब तक 9.75 करोड़ लाभान्वित किसानों को 74,000 करोड़ रुपए ऐसा डाला है। किसान क्रेडिट कार्ड, अब ये भी बहुत जरूरी था, 54 साल तक आप नहीं कर सके, बहुत कठिन काम था। किसान क्रेडिट कार्ड को प्रारंभ करने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को है पहली बार, जिसके कारण से किसान अपनी ज़मीन पर कर्जा लेकर के भी अपने खेत को आगे बढ़ा सके। और आज की तारीख में 99,92,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड इस देश में बने हुए हैं। और अभी ये जो भारत सरकार ने एक नया आदेश निकाला, जिनका भी किसान क्रेडिट कार्ड है वो संख्या लगभग 2 करोड़ है, उन सबको भी ये किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो इससे आपने लगा, आपने बड़ी बातें की कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदते नहीं, मिनिमम आपने क्या कर दिया 40-44 साल में, खरीद करके ढेर लगा दिया था क्या? ये अच्छी बातें करने में माहिर है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री ने ये जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जितना खर्चा होता है उसका 1.5 गुना उसकी कम से कम सपोर्ट प्राइस हो, ये पहली बार किसी व्यक्ति ने आज दिन तक 2018 में इसको लागू करने का प्रयत्न किया। और उसके कारण से आज मैं आपको आंकड़े के साथ बताता हूँ, जब आपकी सरकार थी 13-14 में गेहूं का आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था वो 1400 था। आज की तारीख में जो सपोर्ट प्राइस है वो 1975 रुपया है, 1975 रुपया, 41% की बढ़ोतरी है। जो 1100 रुपया था जब आपने सरकार छोड़ी थी मिनिमम सपोर्ट, आज 1600 है, 45% ज़्यादा है। इसी तरह से चना जो 3100 का था आज की तारीख में 5100 बना है। मसूर ये भी 2950 था, आज 5100 रुपया पर क्विंटल है। इसी तरह से आपका मस्टर्ड ऑयल है, ये 3050 था, उसकी जगह आज 4650, 52% ज़्यादा है। इसी तरह से मूंगफली जो 4000 में थी आज की तारीख में वो उससे अधिक 6000 से है। मैं सोचता हूँ इस प्रकार से, अब इसको यहाँ भी मैं बता रहा हूँ आपको कि वास्तव में इसकी खर्चा कितना हुआ उसका भी है कि ये जो गेहूं के उत्पादन में जो खर्चा माना गया वो 960 रुपया माना गया, जबकि वास्तव में पैसा जो मिल रहा है आज की तारीख में वो 1975 रुपया मिल रहा है। इसका मतलब 106% खर्चे से अधिक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना इस व्यक्ति ने की है, इसको मानना चाहिए। आपने देखा होगा इसके बाद जो खर्चा आता है वो 971 रुपया आता है, आज उसका 1600 का भाव है। इसका मतलब 65% अधिक, 1.5 से भी ज़्यादा। मैं सोचता हूँ कि चने का जो खर्चा आता है वो 2866 रुपया आता है, आज 5100, लगभग 78% अधिक पैसा मिलता है ना। इसी तरह से आपने मसूर, इसका खर्चा 2864 मानते हैं, उसकी जगह 5100 मिल रहा है, 78%, ये भी अधिक है। आपको देखा होगा ये जो मस्टर्ड अपना ऑयल है, इसमें पहले से आज 93% जितना इसका खर्चा होता है 2415 रुपया खर्चा मानते हैं, उससे भी दिया। इसका मतलब इन्होंने एक तरह से स्वामीनाथन आयोग की इस बात को ज़मीन पे लाने का प्रयत्न किया है और आपको इससे अधिक बढ़ाया है। यही नहीं, आपने देखा होगा जो खरीद हुई है, मैं केवल इसलिए कि आप आलोचना के लिए जो चाहो करो, आप अपने बहुमत के आधार पर इस कानून को भेज करके अगर राजस्थान की भद्दे बिगाड़ना चाहो बिगाड़ो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। आपने देखा हो यूपीए के समय में जो धान की खरीद हुई चावल की, वो 2,88,770 करोड़ रुपए की हुई और अभी 14 से 19 के बीच में 4,34,788 करोड़ रुपया। तो क्या मतलब है? गेहूं की खरीद है जो आपके 5 साल के राज में हुई थी वो 1,68,000 की हुई, और इस समय इस सरकार का जो पिछला कार्यकाल 14 से 19 था उसमें 2,27,000 करोड़ रुपए की खरीद हुई है। इसी तरह से आपने देखा होगा तिलहन में आपके समय में 50 लाख टन हुई थी, अब की बार जो हुआ है वो 14 से वो 56,000। दलहन
जिसके बारे में सबसे ज़्यादा शॉर्टेज थी और बाज़ार में महंगाई के कारण से लोग बहुत परेशान थे, 5.4 लाख मैट्रिक टन की खरीद हुई थी आपके टाइम पर, जिसको इस व्यक्ति ने 100 लाख टन है ना, एक तरह से दलहन को खरीद करके बाजार में जिस प्रकार की शॉर्टेज थी इसको पूरा करने का प्रयास किया। विरोध का कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपका विरोध का कारण है सरकार रो रही है अपने पैसे को। कैसे? क्योंकि मंडी से जो आमदनी होती है वो सरकार की आमदनी का सोर्स है, और इसके कारण से आपने राजस्थान में 2.6% से लेकर के 5% तक का मंडी शुल्क लगा रखा है। अब मंडी शुल्क अगर आपका 5% है और आज गेहूं का जो समर्थन मूल्य है वो आप इसको 2000 मान लो, 2000 का मतलब हो गया 5% के मतलब आपका 100 रुपया एक बोरी पर एक्स्ट्रा लगेगा। अब उसको दोनों छूट है कि वो बाहर भी बेच सकता है और अंदर भी बेच सकता है, तो किसके टाट में खाज खा रही जो अंदर आएगा? कौन आएगा अंदर? आपको विचार करना चाहिए, मंडियों को स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर है और मंडी को समाप्त करने के लिए इस कानून में कहीं प्रावधान नहीं है। आपको थोड़ा सा अपना पैसा छोड़ना चाहिए और इस टैक्स को घटा करके केवल मंडी मेंटेनेंस के नाम से जो कुछ भी आप टैक्स लगाना चाहते हो वो लगाओ, ताकि आपके वहाँ का खर्चा भी निकले। और इस मंडी में भी क्या चक्कर है, गुजरात की मंडी में कम पैसा लगता है, ऊंझा में जाएंगे तो नहीं हमारा, आप पंजाब में जाओगे 8.5% लगेगा, मध्य प्रदेश में जाओगे 3.5% लगेगा, हमारे यहाँ 5% लगेगा, तो हमारा व्यापार तो जाएगा ही जाएगा। अगर आपको कुछ करना है, मंडियों को जिंदा रखना है, तो सबके बराबर लाने का प्रयास करो, तब तो आपकी मंडियाँ जीवित रहेगी। ये किसने कहा कि मंडी में माल नहीं बेचना है? जिसके मन में आए मंडी में बेचे, जिसकी मर्जी आए बाहर बेचे, उसमें क्या दिक्कत है? फिर आपको दूसरा क्या कारण है, मंडी में जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी, क्योंकि पहले वही लाइसेंसी थे और वो लाइसेंसी होने के कारण से जितना भी व्यापार था वो उनके पास ही आता था और उसके कारण से उनको बहुत आमदनी होती थी। अब क्या हुआ कि पैन कार्ड जिसके पास है वो भी खरीद सकता है। अब ये खरीदने के लिए झाड़ोल में भी वही अडानी अंबानी आएंगे ना। क्या बातें करते हो यार, वहाँ का व्यापारी क्या धुंधुना बजाएगा? वहाँ का व्यापारी धुंधुना बजाएगा? पहले कहते वो कैसे जाएगा, कैसे आएगा? अभी उदयपुर की मंडी में आने 50 किलोमीटर चलना पड़ता है, क्या पैदल माथे पे लेके आता है? भाई केवल और केवल तर्क देकर के समझ जाने का प्रयास करते हो भले आदमी। मंडी के काम करने वाले हमाल बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ, एक बार तो सीधा का सीधा, क्योंकि मंडी में माल कम जाएगा, लेकिन बाहर भी तो कोई न कोई बोरी तोकेगा नहीं तोकेगा, वो किसान ही तोक के रख देगा। जहाँ छोटे छोटे गाँव में भी मंडियों की रचना होगी वहाँ भी तो काम होगा, तो वो कोई बेकार होने वाला नहीं। और आप कह रहे हो, एक और आपने बड़ा तर्क दिया कि 86% लोग छोटी होल्डिंग वाले लोग हैं। ये छोटी होल्डिंग जिसके पास आधा बीघा है, मैं भी उस ट्राइबल एरिया में घूमता हूँ, जिसके पास 1 बीघा है, वो तो अपनी मक्की डाल करके मजदूरी पे चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे इसमें से कुछ अपना जीवन तो चलेगा नहीं। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण से अगर ये जो आपका फार्मर ऑर्गेनाइजेशन जो बन रहा है, ये अगर क्लब करके और उनको लेकर के अगर जितने भी आधुनिक साधन हैं उनका प्रयोग करके अच्छा फर्टिलाइज देगा, अच्छा बीज देगा, अच्छा देगा। फिर आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अरे बोले आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सोगन कौन दिला रहा है कि तुम दो यार? पहली बार तो किसान को एक आज़ादी मिली है कि वो चाहे तो बेचे, ना चाहे तो बेचे। और कॉन्ट्रैक्ट किस में होता है? लिखित में होगा। लिखित में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें ये कहाँ शब्द लिखा है कि ज़मीन बिक जाएगी? आप में से कोई बहादुर पड़ा हुआ हो तो अंडरलाइन करके आज भाषण का जवाब दो, तब लिख देना कि यहाँ लिखा हुआ है कि किसान की ज़मीन लोग खोज लेंगे। कैसे खोज लेंगे? कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो, बहुत उसको बाहर निकाल करके कॉन्ट्रैक्ट होगा फसल का। जो चीज़ आज आपने देखा होगा, जब लहसुन का भाव 80 रुपया 90 रुपया किलो होता है, तब सारे किसान लहसुन बो देते हैं मेरे प्रतापगढ़ में, और जैसी ही पैदावार होती है वो लहसुन 8 रुपये किलो में आ जाती है। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कम से कम जब किसान अपनी बात का समझौता करेगा तो इतना तो करेगा, बाजार मूल्य से नीचे तो नहीं करेगा ना, तो वो प्रोटेक्ट हुआ, वो बर्बाद हुआ।
मैं सोचता हूँ कोई ऐसा तो कोई हो नहीं सकता, केवल और केवल आपको एक ने बोल दिया अंबानी अडानी, सबको नाम याद हो गया, दो नाम और भी है, बिरला भी हो गया, टाटा भी होगा, डालमिया भी होगा, नाम नहीं याद है। अच्छे नहीं लगते वो, अच्छा लगता है। कौन सा कानून है मुझे ये बता दो, अभी तक के आपकी सरकार अब तक चली इतने सालों तक, आप बता दो ऐसा कौन सा कानून है जो किसान के हित की रक्षा कर सकता है, उस कानून को पढ़ देना। ऐसा कोई कानून हो जो किसान के हित की रक्षा करता हो, उस कानून को आप पढ़ना। सौभाग्य से पहली बार आपको लग रहा है, अध्यक्ष महोदय बहुत विनम्रतापूर्वक, इस प्रकार के टकराव से कभी भी आप कोई इस लोकतंत्र को नहीं चला पाओगे। केवल ये खुश हो जाना कि मैंने ये कर दिया, मेरे बहुमत है ये कर दिया, इसके कारण से मत रहो। इसके कारण से लाभ क्या होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जो है ना वो धीरे धीरे प्रारंभ होगी, आगे बढ़ेगी, है ना। कोई भी घाटा आकर के नहीं बेचेगा। मंडी यार्ड और उसके संबंध में राज्य एपीएमसी मतलब मंडी का जो है शक्तियाँ कम नहीं करता है। कहाँ लिखा है कि मंडी इसमें ख़त्म कर रहा है ये कानून? मंडी खत्म कर रहे हो आप अपने स्वार्थ के कारण से, और विशेष करके पंजाब जिसका 8,000 करोड़ रुपया मंडी शुल्क आता है, वो इसको रो रहे हैं। किसान की मजबूती और उसकी बहबूदी के लिए नहीं रो रहे हैं। इससे किसान की आय नहीं बढ़ेगी। इससे कारण से किसान इतना तो आज़ाद हुआ कि वो भी अपनी फसल की मेहनत का दाम तय करके जिससे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे वो, आपके रो युवा वर्ग को काम नहीं मिलेगा। अगर वास्तव में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने की ताकत किसी में है तो हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर में है, लेकिन हमने इसको खड़ी नहीं होने दी। हमने इसको कभी भी ईमानदारी से, मैं कह सकता हूँ 1 बीघा में अगर आपका ताइवान का पपीता लगाकर किसी ने खेती की ना तो साल का 50,000 रुपया डेफिनेट कमा सकता है, ये मेरी गारंटी कर रहा हूँ। क्यों आप उनको उसी धान और मक्की में ठोस रखा है? उनको निकलने दो ना, दोली मूसली पैदा करने के लिए उनको आप सपोर्ट करो ना। दोली मूसली के कारण से उनको प्रति बीघे पर 1 लाख रुपए की इनकम होगी। उस खेती से आपको निकालना, तो इससे किसान का भी भला होगा, नौजवान को काम मिलेगा, उपभोक्ताओं को। अब आप जो सामान पहले तो आएगा उदयपुर की मंडी में गेहूँ, और उदयपुर की मंडी में गेहूँ का भाव जो बढ़ेगा उसके बाद वापस झाड़ोल जाएगा। झाड़ोल पे फिर आप और मैं जब वहाँ नौकरी करते वहाँ खरीदने जाएंगे तो वो जो बेचने वाला वो हमको सब मुनाफा जोड़ के नहीं देगा ना, तो उपभोक्ताओं को भी नुकसान होगा। इसके कारण से उपभोक्ताओं का एक तरह से उसकी कीमत पर कंट्रोल होगा। फिर ये जो वाद जिस प्रकार के झगड़े टंटे होते हैं वो जल्दी से निपटेगा। मैं सोचता हूँ कि इस कानून में जो तीनों, मेरी विनम्र प्रार्थना है, ये जो आपने एक कानून है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये 1955 का है ना, और इस 55 का आपकी इन सब रिपोर्टों में है कि ये जो आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है इस पर विचार करना चाहिए। आपका ये सुझाव भी आया था कि भाई उस समय हमारे यहाँ शॉर्टेज थी हर चीज़ की, और इसके कारण से हमको करना, अगर कोई इमरजेंसी आ गई, शॉर्टेज हो गई, तो आपको ये अधिकार तो अभी भी प्राप्त है ना, आप उसको कर सकते हो। आपने इन तीनों कानून को लाकर एक तरह से केंद्र के कानून को रद्दी की टोकरी में डालने की मंशा से लाए हो। इसे बोलो कि ये है कि नहीं है। इस प्रकार से आप कोई कानून बना करके केंद्र के साथ ठीक प्रकार से बर्ताव बना के चलोगे क्या? मैं सोचता हूँ अगर राजस्थान के किसान का कहीं अहित हो रहा है, उस अहित के लिए आप करो तो आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने बूते पे करो ना। इतने साल तक सरकारें चलाते होगी, आप और हम बूढ़े हो गए, तो आप अपने द्वारा भी तो कुछ करो यार। मिनिमम सपोर्ट प्राइस करेगी तो कौन? केंद्र फसल बीमा करेगी, कौन केंद्र फला करेगी, कौन केंद्र, क्यों वहाँ क्या रख के भूले थे क्या? बड़ी आश्चर्यजनक बातें करते हैं। ये जो केवल बातें देने के लिए, भाषण देने के लिए जोर जोर से खड़े हो जाते हैं जैसे कोई हम कोई किसी के दलाल है क्या? हैं बिचौलिया, बिचौलिया कौन है? बिचौलिया कोई बिचौलिया नहीं है। जो व्यापार करता है कोई बिचौलिया नहीं। कौन बिचौलिया? सब अपना काम करते हैं, अपना धंधा करते हैं। ये जो शब्द आप प्रयोग करते हो भगवान के लिए मत करो। इस प्रकार के शब्दों से कभी भी हम लोकतंत्र को मजबूत नहीं करेंगे। उस रास्ते से चलो जहाँ कहीं कमी हो उसको जरूर इंगित करो, उस लाइन को इंगित करो कि इस लाइन में ये एक किसान के खिलाफ है, ये राजस्थान के खिलाफ है, ये राजस्थान की मंडी के खिलाफ है। उस पर अंडरलाइन करके बोलो, तब तो हम मानेंगे।
अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार के बनाए हुए इन 3 कानूनों को जो लागू किए गए हैं, उनके विरोध में पूरा देश उस तरीके से आंदोलित है जिस तरीके से 2014 में आपने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया था और झक मार के फिर उसको विड्रॉ करना पड़ा था। और ये मैं दावे से कहता हूं कि आपको इन तीनों कानूनों को विड्रॉ करना पड़ेगा। देश का किसान, अध्यक्ष महोदय, देश का किसान मिट्टी और अपनी जमीन को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इन कानूनों के जरिए प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा की सरकार ने किसान के मौत का सामान दे दिया है। वो बात सुनो, मैं आपके किसी भी, आपके भी और आपके भी, बल्कि जो भी बोले उनमें से कतई बोला नहीं हूँ। वाहवाही देनी है आपको तो रात को अपन मिलेंगे, जा दे लेना। ये किसान की मौत का सामान लेकर के आए हैं और उसका कफन, और ये उसका कफन लेकर के आए हैं। कटारिया साहब कहाँ चले गए? कफन लेने गए, कहाँ गए? निश्चित तौर पर ये कानून किसान को उसकी कब्र तक और शमशान तक पहुंचा के रहेगा। ये सुधार की बात करते हैं आप कि रिफॉर्म है, ये रिफॉर्म नहीं है, ये किसान को आने वाला बुखार है। ये उसको वो बुखार दिखाएगा जो कोविड से भी जितना परेशान आदमी नहीं हुआ उतना परेशान इससे होगा। कोरोना के दौरान, जैसा अभी कृषि मंत्री जी ने कहा था कि कोरोना के दौरान सारे व्यवसायों की जीडीपी गिर गई, लेकिन एक किसान था जिसने इस देश की जीडीपी को 3.4% जो है वो बढ़ा करके दी। आज उस किसान की आप ये हालत